जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद तैमूर बुखारी है और मैं रीड राइट से खुशामदीद कहता हूँ। जैसे कि आपको मालूम है पीएमएस 2023 का रिजल्ट आया एंड टुडे आई हैव बीन तला शफकत अगेन and Tala stood 14th in PMS 2023 and Tala has already been allocated to Pakistan Administrative Service in CSS 2024 और इनकी 20th पोजीशन आई थी और तला ने दोनों ही अटेम्प्ट जो हैं पहली दफा क्वालिफाई कर ली। अब तला के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनके पास क्या ऐसी रेसिपी थी कि उन्होंने जो है ना दोनों अटेम्प्ट जो है पहली अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर ली, दोनों अटेम्प्ट जो थी पहली दफा ही क्वालिफाई कर ली और स्ट्रेटेजीज क्या थी। एंड इट वुड बी अ डिटेल्ड इंटरव्यू स्पेशली फॉर उन एस्पायरेंट्स के लिए जो अभी एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं सीएसएस 2026 के अंदर, और उनको देखते हैं कि हम दोनों जो है एक ऐसी आपसे कन्वर्सेशन करना चाहूंगा मैं तला के साथ कि जहां पर आपको डिटेल गाइडेंस मिल सके। तला बहुत बहुत मुबारक हो आपको जो है ना। थैंक यू सो मच। और एक्साइटमेंट कम है ज्यादा है, कैसी एक्साइटमेंट यार? सर एक्साइटमेंट इस दफा तो कम है डेफिनेटली, क्योंकि अल्टीमेटली बिगर गोल हैज बीन अचीव्ड ऑलरेडी। जी जी जी। सो पास वाज द ड्रीम। सो अब जब पीएमएस का रिजल्ट आता है ऑब्वियसली खुशी इंसान को होती है, ठीक है, बट अगेन लेकिन जो है ना पोजीशन अप टू चलेगी ना 20 से 14 पे चलेगा जो है ना, दो पोजीशन जो है ना। अच्छा अब तला अब आते हैं पहली ना आपकी रेसिपी ऑफ सक्सेस। देखिए पहले तो मुझे ना एकेडमिकली तो हम इंट्रोडक्शन आपका ले चुके हैं, ब्रीफली एकेडमिकली बताइए, एकेडमिकली क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? सर मेरी मेट्रिकुलेशन इज फ्रॉम डीपीएस मॉडल टाउन लाहौर। Okay. I was the topper during my matriculation. Then I've done my intermediate from government college. Okay. Again I was the topper in intermediate as well. Okay. Then I've done my electrical engineering from UET Lahore. Okay. And then immediately after my graduation I moved towards you're an CSE. electrical engineer, ठीक है, Sir. फाइनल आपकी ये डिग्री है, आपने सिविल सर्विस का एग्जाम दिया। मुझे बताइए कि आपकी पर्सनैलिटी के अंदर ऐसी क्या चीज थी कि कॉन्फिडेंस था, कमिटमेंट थी, फोकस था कि जो आप जो है वो मैट्रिक से लेकर ग्रेजुएशन टॉप करते रहे, उसके बाद आपने जब सीएसएस किया और पीएमएस किया, दोनों भी टॉप पोजीशंस के अंदर मैं उनको कंसिडर करूंगा आप आए। पर्सनैलिटी ट्रेट्स बताइए और क्या ऐसी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए किसी कैंडिडेट के अंदर जो आपके अंदर थे? सर आई वुड से इसमें सिर्फ मेरी पर्सनैलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं इन्वॉल्व। ठीक है। फॉर एग्जांपल द पीयर्स जिनके साथ मैं रहा था, जो मेरे स्कूल के फेलोज थे, अच्छा, अगेन दे वर द टॉपर्स एज वेल। ओके, सो आई वाज विद द वंस जो के थे ही कंपेटिटिव। सोशल लर्निंग थ्योरी यानी कि मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। सर बिल्कुल एग्जैक्टली सोशल लर्निंग थ्योरी। और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरी फैमिली, हम लोग 5 सिबलिंग्स हैं एंड ऑल 5 आर अगेन टॉपर्स। अच्छा, so, हम 4 भाई हैं, all of us are Ravians. अच्छा. We have done our intermediate from government college. My sister is from KC. Okay. So this competitive environment, I have been in this environment so, since my childhood. आपकी फैमिली एक कंपेटिटिव भी है और स्पोर्टिव भी है और जेल्ड भी है। Yes sir. I remember कि मैंने आपने रिटन क्वालीफाई किया तो आपने कहा कि my family is saying this and this, तो मैंने कहा हाँ ठीक है, you should listen to your family as well, you're very jailed as well। उनकी सपोर्ट बड़ा जरूरी है। अच्छा ठीक है। It is very important. So जो बेसिकली characteristics I have developed, वो उसमें फैमिली का बहुत रोल है, मेरे फ्रेंड्स का बहुत रोल है, जो मेरे बेसिकली स्कूल के फ्रेंड्स थे। ओके, सो दैट हैज हेल्प मी। उससे जर्नी डेवलप हुई। बात करना चाहूंगा यार, जो लोग अपने रूट से कनेक्टेड रहते हैं ना, I've seen them go very high in their lives, और जो लोग थोड़ी सी सक्सेस के बाद उन्होंने अपने रूट से डिस्कनेक्ट करना शुरू किया, I've seen them go down the drain। वो उनको नोज डाइव करते हैं, ग्रेविटी उनको वापस लेके आ जाती है। वेरी गुड ऑफ यू कि आपने जो है ना अपने रूट्स के साथ कनेक्टेड हैं, अपने उन दोस्तों से कनेक्टेड हैं जो आपके साथ मैट्रिक से थे, बचपन से थे, और वही कंपनी। तो यहीं से अब मैं को टेक अवे अभी से छोटे छोटे टेक अवे देता रहूंगा दैट अपनी कंपनी को बेहतर कीजिए, अपने पीयर्स को बेहतर कीजिए, और फैमिली जो है, फैमिली के लिए पैगाम ये है, जैसे थोड़ी देर पहले भी मैं कह रहा था कि आपको बहुत ज्यादा सपोर्टिव होना है ताकि आपको तला जैसे आपके बेटे हों, ताकि जो अब पोटेंशियल तो आपके अंदर था, मुझे लगता है कि आपकी जो फैमिली ने आपको सपोर्ट किया, जो लव केयर और पुश दिया कि यस तला यू कैन डू इट, तो वो मेरे ख्याल में आपका जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रही। सर दैट वाज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ अनडाउटेडली। मतलब जो फॉर एग्जांपल आफ्टर ग्रेजुएशन मुझे कहीं ना कहीं अगेन थॉट आता है कि यार आई शुड वर्क, आई हैव डन बैचलर्स एंड आई शुड वर्क। सो मुझे फैमिली की तरफ से इस चीज पे प्रेशर आया था दैट यू आर नॉट सपोज्ड टू वर्क, मतलब यू हैव टू टेक वन कंप्लीट ईयर फॉर योर एग्जाम and then we'll see what happens. So the kind of support that I've got from my family, that is आमतौर पे क्या होता है कि आप फैमिलीज क्या कर रही होती है, ग्रेजुएशन बेटा जो है ना जॉब कर लो, अभी शादी कर लो, ये कर लो, प्रेशर, इस तरह के प्रेशर्स होते हैं, और आपकी फैमिली क्या कह रही है कि जॉब ना करो, गो फॉर योर ड्रीम, की तैयारी करो और उसके बाद चीजें करनी है। बिल्कुल ऐसा ही है। सो इट हेल्प मी अल्टीमेटली। ओके ठीक है। अच्छा अब आते हैं हम एसए के ऊपर। पहले तो एसए है जी, सीएसएस के अंदर 3 आवर्स का और जो है ना पीएमएस के अंदर 2 आवर्स का एसए। क्या स्ट्रेटेजी है
कितनी देर में करना चाहिए, प्रैक्टिस कितनी जरूरी है, कंटेंट कैसे है, सारा डिटेल में बताइए वन बाय वन, फिर मैं दरमियान में क्वेश्चन करता रहूंगा आपसे। सर ऐसे की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि सीएसएस में जो ऐसे के रिगार्डिंग सब मिथ्स बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ठीक है। मार्केट में जिस एग्जाम टीचर के पास आप जाओ, जी, ठीक हर है। टीचर अपना एक तरीका बता रहा ठीक होता है। है, बट आई फील सीएसएस ऐसे लिखने का कोई एक स्पेसिफिक तरीका नहीं है। बिल्कुल ठीक है। बट सीएसएस के ऐसे लिखने के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है। अगर कोई कैंडिडेट, मेरा है। अभी तक ऐसे फेल नहीं हुआ, जी, ठीक है, बिल्कुल नहीं हुआ। वो उसकी मुझे लगता है रीजन ये है कि मैंने कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो किया कि जो ऐसे के लिए रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल ऐसे को लेके सबसे बड़ी मिथ होती है कि जी आपने कोई बहुत अच्छी वर्बोसिटी लिखनी है इंग्लिश में। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा रेसिपी फॉर डिजास्टर इज वर्बोसिटी। ओके। अगर एग्जामिनर को आपकी बात समझ नहीं आ रही, अगर आप उसको आसान अल्फाज में बात नहीं समझा पा रहे, तो ये एक प्रॉब्लम है। और अच्छा, आप इस पे जवाब क्या देते हैं वो? अगर मैं वो वाला के इंसान हूं, मेंटोर हूं, जो मैं बता रहा हूं कि बॉस यूज करे, वो कहते हैं कि आप एग्जामिनर से ज्यादा जानते हैं। सर एग्जामिनर जान ही नहीं पाएगा कि आप क्या जानते हैं। सो मुझे ठीक ये हो लगता गया, है, सो ठीक हो ये गया। सबसे पहला बड़ा मसला। ठीक हो गया। देन सेकेंडली जो अगेन मुझे लगता है कि सबसे बड़ा एक और इशू है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे का आंसर नहीं देते। ऐसे हमेशा एक क्वेश्चन की फॉर्म में आया हुआ है। बिल्कुल। वो जो स्टेटमेंट होती है वो स्टेटमेंट नहीं होती, वो एक क्वेश्चन होता है ठीक जिसका है, हमने बिल्कुल। आंसर देना होता जी, है। बिल्कुल। सो उसको आंसर टू हिट द बुल्स आई। ओके। इस ऐसे का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है हिट द बुल्स आई, ओके। जो कि 99% कैंडिडेट्स नहीं कर रहे होते। बिल्कुल ठीक है। देन फॉर एग्जांपल अगर आप रेलेवेंस की बात करें, हिट जी। द बुल्स आई आपने आंसर दे दिया, बिल्कुल ठीक है। आपने रेलेवेंट रहना है थ्रू आउट योर एसे। ठीक है। अगर आप सिर्फ लेंथ इंक्रीज करने के लिए आप मल्टीपल और बातें कर रहे हैं जो कि आपके ऐसे के साथ रेलेवेंट ही नहीं है, अगेन एग्जामिनर आपको फेल कर देगा। बिल्कुल ठीक है। देन लास्टली विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इज कि आपने अपने ऐसे की आउटलाइन को इंतहाई कॉम्प्रिहेंसिव बनाना है। ठीक है, कैसे बनाएंगे? उसको मैं कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे बनाता था, फॉर एग्जांपल मुझे पता होता था कि मैंने आंसर क्या देना, ठीक है। मैंने उसमें पहले आपने हिट द बुल्सआई कर दिया, रेलेवेंट हो गए, रेलेवेंट अब हो गया, आगे। फिर उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन करता था। फॉर एग्जांपल मैंने अगर एक बात को साबित करना है उसमें मैं 12 से 13 पॉइंटर्स लिखता था ठीक है। कि ये सारी चीजें इस बात को साबित कर रही हैं कि जो आपने ठीक है। स्टेटमेंट दिया। यानी कि आप उनको जो है ना सब्सटेंशिएशन के लिए आप जो है ना कोई फैक्ट्स दे रहे थे, कोई एग्जांपल्स दे रहे थे, कोई केस इन पॉइंट्स दे रहे थे, ताकि सपोर्ट करें अपने आंसर को, अपने लॉजिक, अपने मंतक को। बिल्कुल, एग्जांपल्स में आउटलाइन के अंदर ही दे देता था। ओके, ठीक है। जिनको जाके मेन ऐसे में मैं बिल्कुल मेंशन दोबारा करता था, जी, बिल्कुल ठीक बट है। आउटलाइन में मैं ब्रीफली एक फ्रेज फॉर्म में बता देता था, Fair दिस enough. इज व्हाट आई एम गोइंग टू से इन माय मेन पैराग्राफ एज वेल। Fair enough, fair सो enough. मेरी आउटलाइन जनरली 4 से 5 पेजेस पे जाती थी। ठीक है, ठीक okay. है, और 5 पेजेस में मुझे लगता है कि मेरा ऐसे इटसेल्फ बता रहा होता था कि मैंने आगे अगले 20 कर पेजेस दिया में क्या आपने। लिखा हुआ है। बिल्कुल ठीक है, सो बिल्कुल ठीक है। ये 4 से 5 अगर चीजें आप फॉलो कर लो सर, ठीक देन है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, आई वुड लाइक टू जी, जी, यूज जी। दिस प्लेटफॉर्म, thesis statement. ठीक है। I've never written a thesis statement. Right, ठीक है? ठीक है। And I've never failed an essay. जी। So thesis statement मुझे लगता है कि अगेन ये हमारी CSS की मार्केट में एक बहुत बड़ी चीज है कि thesis statement लिखें ना लिखें. It is up to you whether ये you. बिल्कुल ठीक है, बोलिए बोलिए प्लीज। So मुझे लगता है thesis statement डिफाइन नहीं करती कि आप ऐसे पास या जैसे- फेल करेंगे. जैसे- But I used to stay safe. मैं बिल्कुल, thesis statement लिख के अपने ऐसे को प्रॉब्लमेटिक नहीं बनाना चाहता ठीक था. हो गया। मैं आपको बताता हूँ, मैं जब सीएससी की तैयारी स्टार्ट की, इस थीसिस स्टेटमेंट से बात आ गई। हमारे जमाने में ये टर्म ही एग्जिस्ट नहीं करती थी। 2008-9 के अंदर आई वेंट टू सर रजी आब्दी, के सर मंजूर मिर्जा साहब, सर मुजफ्फर बुखारी साहब मेरे टीचर हैं, अल्लाह ताला उन दोनों को जन्नत नसीब करे, सर रजी आब्दी को सेहत दे। अच्छा, उन्होंने कभी ये टर्म यूज ही नहीं की। फिर वक्त गुजरा, आगे चले गए, खुद पढ़ाना शुरू किया, चीजें की, और फिर एक दिन मैंने कोई वीडियो देखी, मेरे एक टीचर जो थे वो थीसिस स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहे थे। तब उस दिन मुझे एहसास हो गया समथिंग इज वेंट रॉन्ग, कि अब ये जो है ना, ये जो सीएससी के सर्कल्स हैं जिसको मार्केट कहना शुरू कर दिया, उसके अंदर क्या अगर आप ये नहीं पढ़ाएंगे तो आपको समझा जाएगा तो इसको कुछ आता ही नहीं, तो जाहिल आदमी है, ये तो मना कर रहा है, ये तो ना करो, राइट? तो बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली ठीक बात कर रहे हैं। तो तलाक का जो है ना, अभी आपके हम जो इनको समअप करें ऐसे का, पहले तो वर्बोसिटी नहीं, सिंपल लैंग्वेज, एक्सप्रेसिव हो जाइए, डू नॉट ट्राई टू इंप्रेस द एग्जामिनर, ट्राई टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, एंड इफ यू वुड बी इंप्रेसिव इनफ तो इंप्रेस हो जाएगा। बिल्कुल। दूसरा, हिट द बुल्सआई, रेलेवेंट रहिए, राइट कॉम्प्रिहेंशन कीजिए, आपने सवाल की बात की, क्वेश्चन के तौर पर लीजिए, राइट, और उसके बाद और फिर इलैबोरेट, सेल्फ कंटेन्ड और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आपने आउटलाइन बनानी है ताकि आपको उसको हो जाए, और फिर ग्रामर तो आपकी प्रीरेक्विजिट होती है। That is prerequisite. ठीक है। सेकंड पेपर के ऊपर प्रेसी का पेपर क्या करें, स्टार्टिंग फ्रॉम वोकैब और फिर वन बाय वन करके सारे सवालों पे आते हैं जी। सर बिल्कुल, आई थिंक विल स्टार्ट इट इन द ऑपोजिट वे. okay. आई वुड लाइक टू स्टार्ट इट ठीक है। विद प्रेसी. ओके, प्रेसी कर लेते सर द नेम इटसेल्फ सेज प्रेसी एंड कॉम्प्रिहेंशन. जी। मुझे लगता है इन माय पर्सनल ओपिनियन, अगर आपने पहले 4 से 5 पेजेस में उसको प्रेसी
कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। ट्रांसलेशन। ठीक है। अगर आपने उसको करके दे दिया, आपने उसको कन्विंस कर लिया दैट यू ठीक हैव है। टू पास मी, ठीक है। ये आपके नंबर डिफाइन कर देते हैं कि आप पास है। होने जा रहे हैं। ठीक है। ठीक है। उसके बाद जो छोटे क्वेश्चन हैं जिसमें आपकी करेक्शन आती है, जिसमें आपके पेयर ऑफ वर्ड्स आते हैं, ठीक है। आपकी प्रेपोजिशंस आती ठीक है। हैं, ठीक है। ये वो पोर्शन ऑफ पेपर हैं जिनसे आपने मैक्सिमम मार्क्स मार्क्स फेच करने हैं। एग्जैक्टली। आप अगर अब मैंने ये भी चीज़ देखी है कि कैंडिडेट्स इस पे इतना टाइम ज़ाया करते हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स पे, करेक्शन पे, और वो उसकी प्रेवेसी की और कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते, एंड जी। अल्टीमेटली दे फेल द एग्जाम। जी जी जी। उसकी रीज़न ये है कि आपकी पासिंग या फेलियर वो चीज़ें डिफाइन नहीं करी। ठीक है। पासिंग या फेलियर के लिए आपने अल्टीमेटली पहले Precis, 5 पेजेस पे comprehension, उसको करके ठीक दे है, देना है। ठीक हो गया, उसके ये बाद आपकी अब strategy है। ये मेरी ठीक है, स्ट्रेटेजी है। ठीक उसके है। बाद मुझे लगता है कि 20-30 एक्स्ट्रा मार्क्स आपने जितने भी लेने जी। हैं वो आप अपने छोटे क्वेश्चन से, एंटोनिम जी, से, exactly. सिनोनिम से आप ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है ना, मैं ये कहना चाहूंगा, जो आपका जो अगर करेक्शन जो है ना, देखिए करेक्शन तो वैसे ही आपको आनी चाहिए ना। अगर करेक्शन नहीं आएगी तो आपकी प्रेसी में भी गलतियां होंगी। बिल्कुल ऐसा ही है ना, बिल्कुल ऐसे। आपकी कॉम्प्रेशन में गलतियां होंगी। आपको अगर फ्रेजल वर्ब्स नहीं आते और आप क्या कर रहे हैं, फ्रेजल वर्ब आपने जहां पे अडेप्ट एट या अडेप्ट टू गलत कर दिया आपने प्रेसी में लिखते हुए, गलत हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो है वो दोनों चीजें कंबाइन हो गई हैं, और प्रेजेंटेशन में आपने पहले प्रेसी दे दी, कॉम्प्रिहेंशन दे दी, ट्रांसलेशन दे दी, ग्रामेटिकली करेक्ट, फिर आपने करेक्शन ठीक दे दी, वोकैब ठीक दे दी, तो आप पास भी हो गए आपके कहने के मुताबिक, और आपने मार्क्स भी ज्यादा ले लिए। बिल्कुल ऐसे। तो आपने जो है ना, मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा, हमारे एक दोस्त थे, तो हमारे जमाने में 10 नंबर के इडियम्स आते थे। उन्होंने कहा जी मैं 3 महीने के लिए मैकमोडी के इडियम में पूरी बुक याद कर लूंगा। 3 महीने गुजर गए, वो गुम हो गए मैकमोडी के इडियम, खाने में बैठे हुए। तो उन्होंने कहा जी मैंने मैकमोडी के इडियम याद कर ली 3 महीने के लिए, पूरी बुक रटा लगाया, फोटो कॉपी कर लिया। तो हमारे एक दोस्त थे साथ में, उन्होंने कहा कि भाई तुमने 10 नंबर तैयार कर लिए हैं, अब 1190 नंबर भी तैयार करना शुरू कर दो। तो आप वाली बात जो है ना कि इतना ज्यादा टाइम नहीं देना उसको कि आप जो है ना उस पर चले जाए। अच्छा, अब आते हैं हमारे जो है ना, मैं पीएमएस की बात पहले करूंगा, जीके के पेपर के ऊपर। इट्स अ नाइटमेयर, इतने ज्यादा मटेरियल अवेलेबल, चीजें हैं। अब पहले तो उसको तैयार कैसे, रिटेन कैसे करें, तैयार कैसे करें। यू एन इंजीनियर, आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी कि एक आम आदमी, क्योंकि आपका जो पढ़ने का स्टाइल और थोड़ा सा मेंटल फोकस, कमिटमेंट थोड़ी सी एज इंजीनियर, मुझे पता है कि उनको टॉपर भी रेंज ज्यादा है, तो टॉपर्स की क्या स्ट्रेटेजी होती है सर इसमें आपको आइडिया है पीएमएस का, मेरी जी, जो मसले मसाइल चल रहे जी, जी, थे। जी। सो मेरा पीएमएस के लेके सबसे पहले एक कंसर्न ये था कि आई वुड नॉट गिव दिस। यस, मतलब पीएमएस में मेरा कभी भी प्लान नहीं था। यस, ऐसे उसकी रीजन थी, एंड रीजन वाज जीके। यस, आई एम एन इंजीनियर, और Yes. इंजीनियर्स का जनरली वो क्रैमिंग का नहीं होता जी। माइंडसेट। हम मुझे तो कॉन्सेप्चुअल चीजें समझ आती प्रॉब्लम हैं। सॉल्विंग टेक्निक्स आपके एज एन इंडिविजुअल अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको देखा है कि दैट यू आर मोर इनटू प्रॉब्लम सॉल्विंग, यू नो के ब्रॉडर पिक्चर के अंदर आप यू नो के वो 2 + 2 = 4 नहीं करते। बिल्कुल ऐसी है। सो पीएमएस का मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ही जीके था। मुझे ठीक है। मैं इसकी वजह से शायद ना देता, लेकिन ठीक है। दिस ईयर इट चेंज्ड। ठीक है। हुआ ये कि उन्होंने पीएमएस वालों ने अनाउंस किया कि हम पहले जीके की स्क्रीनिंग जी, करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही। जिसका पास होगा विल मूव टुवर्ड्स papers. अगले अदर पेपर्स। सो जब जीके की स्क्रीनिंग आई, इट वाज क्लियर कि यार अब मेरा जीके की स्क्रीनिंग छोड़ने का मुझे कोई बेनिफिट ही नहीं है। ठीक है, अगेन तैयारी मेरी बहुत एक्सटेंसिव हो चुकी थी। आई वाज प्रिपेयरिंग फ्रॉम 2022 नवंबर दिसंबर, ठीक है। और मुझे तैयारी करते हुए तकरीबन 1.5-2 साल होने वाले थे, बिल्कुल क्योंकि ठीक बीच है। में मैं सीएसएस दे चुका जी, था। जी, अब जीके अब पीएमएस की बारी जी, थी। जी। सो इतनी एक्सटेंसिव तैयारी थी कि जीके का पेपर के लिए मुझे आउट ऑफ द वे जाके कुछ नहीं करना पड़ा। ठीक है। मुझे जाके अपनी पाकिस्तान की ज्योग्राफी रिवाइज करनी पड़ी, अपनी यूरोपियन ठीक है। हिस्ट्री, मैंने अपने सब्जेक्ट्स ही रिवाइज किए। अच्छा, ठीक है, ओके। इसके अलावा मैंने जीके की आउट ऑफ द वे जाके कुछ तैयारी नहीं की। अच्छा, और जब मैं जीके के पेपर में जाके बैठा तो मुझे आइडिया हुआ कि जो कुछ मैंने पिछले 2 साल में पढ़ा वही है जीके के ठीक पेपर है, में। right. सो अप्रोक्सीमेटली अभी रिजल्ट नहीं आया, डीएमसी नहीं आई, बट आई थिंक 70+ मेरा जीके का स्कोर होगा। अच्छा, अब ठीक है। डिस्पाइट कि मैंने उस पे जीके पे 1 से 2 दिन भी नहीं लगाए। ठीक है, यानी कि आपका जो प्रीवियस नॉलेज था, जो एक्सटर्नल नॉलेज था, जो सीएसएस को ये जो बचपन से नॉलेज ले रहे थे, कुछ इंजीनियरिंग से लिया, कुछ कहीं से लिया, वो सारे का सारा क्या हो गया, मिक्स हो गया, ऐसे वो ही? सारा का सारा यूटिलाइज हो गया इन Okay. पीएमएस के जीके में। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ जी, स्पेसिफिक जी। पोर्शंस होते हैं ज्योग्राफी में, जैसे पाकिस्तान की ज्योग्राफी है, आपकी वर्ल्ड की ज्योग्राफी, इस पे एमसीक्यूज आते हैं। जी, बिल्कुल ऐसे ही। सो वो मुझे मेरी सीएसएस की तैयारी से हाँ, ही बिल्कुल, ऑलरेडी आपने बहुत ज्यादा current affairs में तैयार किए हुए थे, आपने बिल्कुल पाकिस्तान affairs में तैयार किए हुए थे, ठीक हो गया। सो जीके को मैंने इस तरह लिया, जब जीके ठीक है। सेपरेट आया तो मैंने उसको जाके पेपर दिया एंड इट वेंट वेरी वेल। ठीक है। उर्दू अगेन पीएमएस के अंदर नाइटमेयर, सीएसएस में है नहीं, जनरली सीएसएस वाले पीएमएस दे रहे होते जैसे आपने दिया था। उर्दू अलग से तैयारी की नहीं की, उर्दू स्ट्रांग थी, मैट्रिक एफएससी में टॉपर रहे तो उर्दू स्ट्रांग थी, पढ़ा नहीं पढ़ा, क्या किया? सर क्वेश्चन में ही आंसर आ गया कि अल्टीमेटली मैंने उर्दू की तैयारी नहीं की, बिल्कुल। और एंड इट वाज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। जी, जी, जी। जो छोटी छोटी चीजें थी, फॉर एग्जांपल वो रिवाइज कर ली एक बिल्कुल। दिन, आई सेट एंड जी। मैंने वो छोटा पोर्शन रिवाइज कर लिया, बट
तशरीह के लिए, आपने मजमून लिखने के लिए मैट्रिक एफएससी में मैं ये चीज़ें मैं करता आ रहा था। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगरचे 5-6 साल का बीच में गैप था, बीच में हमने ऐसी उर्दू राइटिंग नहीं की हुई थी, बट इट टुक मी 1 to 2 days टू रिवाइज थिंग्स। और ऑब्वियसली मेरा पंजाबी CSS में था, PMS में भी था, सो उर्दू की प्रैक्टिस वाज देयर। ठीक है, राइटिंग ओके हाँ, पंजाबी कनेक्ट कर लिया हमने, बिल्कुल ठीक है। सो प्रैक्टिस वाला एक जो पार्ट था दैट वाज ऑलरेडी देयर। मुझे PMS और CSS में पंजाबी ने हेल्प आउट किया उर्दू लिखने में, बट उर्दू की तैयारी मैंने आउट ऑफ द वे जाके नहीं की, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं थी। हाँ, मैंने कुछ ये जरूर किया कि मेरे पास एक मैट्रिक एफएससी का रजिस्टर पड़ा हुआ था अशार का। अच्छा, सो मैंने वो पेपर उस टाइम से तला शफकत जो है वो एक काबिल स्टूडेंट था, उसने रजिस्टर बनाए हुए थे, नोट्स बनाए हुए थे, मेमोराइज कर रहे थे। अच्छा, सर वो भी मेरा अपना नहीं था, मेरे रजिस्टर की फोटोकॉपी दोस्त से मैंने ली थी। ग्रेट अच्छा। उसमें वो मैंने शेर एक दफा रिवाइज कर ली कि एक दफा रिवाइज हो जाए मैं पेपर में लिख लूंगा, एंड आई रोट मैनी शेर। मैनी कपलेट्स उसको बता दिया कि भाई मैं एक उर्दू दान से आप जो है ना उसको पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो मुझे मैं फेल ना कीजिएगा, मुझे इसके अंदर 40 नंबर दीजिएगा। मैंने तकरीबन हर शेर की तशरीह में 4 रेफरेंसेस दिए थे अशार के। सो वो मेरा ऑब्वियसली मेरे रिवाइज हो गए थे शेर, तो मुझे मेरी मैट्रिक एफएससी की उर्दू की वजह से मुझे जरूरत नहीं पड़ी सी। अब आते हैं आपके PMS के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की तरफ। क्या ऑप्शनल थे आपके? सर मेरे ऑप्शन थे पॉलिटिकल साइंस, पंजाबी एंड ज्योग्राफी। चले पंजाबी और वो तो थी आपकी CSS के अंदर, ज्योग्राफी कैसे तैयार किया आपने? सर ज्योग्राफी की तैयारी इज़ वेरी फनी। अच्छा, सो आपको आइडिया के बीच में मैं ऑब्वियसली इतना वो मेरा नहीं था इंटरेस्ट PMS को लेके। सो PMS का स्केड्यूल कुछ इस तरह का बना कि उन्होंने पहले स्क्रीनिंग कर ली, फिर एक वीक में उन्होंने कंपल्सरीज किए, और फिर एक वीक का गैप दिया, और उस एक वीक के गैप में उन्होंने ऑप्शनल्स रखे। अब जब मेरे सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी, मुझे कंपल्सरीज में आइडिया हो गया था कि यार दे आर गोइंग वेरी गुड। अब जब ऑप्शनल्स की बारी आई, मेरे पास एक वीक था, और पॉलिटिकल साइंस पंजाबी ऑलरेडी CSS में थी, इट वाज प्रिपेयर्ड, इट वाज वेल प्रिपेयर्ड। कंसर्न वाज ज्योग्राफी। मुझे ज्योग्राफी में थोड़ा सा था यार, मैंने रख तो लिया, पता नहीं क्यों रखी है, अब इसकी तैयारी कैसे करनी है। सो इसकी तैयारी अगेन मेरी जो स्मार्ट स्ट्रेटजी रही है CSS और PMS की जर्नी में, मैंने उसको एज इट इज इसमें भी यूटिलाइज किया। व्हाट आई डिड वाज कि मैंने सबसे पहले कोर्स आउटलाइन निकाली, मैंने उसको देखा कि यार क्या चीज़ें हैं कवर करने वाली। अब जब मैंने उसको कंपेयर किया विद CSS, तो मुझे पेपर 1 में काफ़ी चीज़ें GSA में मिल गई, जो कि मुझे फील हुआ यार आई विल राइट देम। अब मसला था कि मैंने एक दफ़ा कोर्स आउटलाइन, मेरे पास 2 से 3 दिन थे मैक्सिमम ज्योग्राफी के लिए, मैंने कोर्स आउटलाइन कवर करनी थी समहाउ। अब मेरे पास बुक्स का तो टाइम था नहीं। सो व्हाट आई डिड वाज कि मैं UPSC पे गया, यूट्यूब पे, और UPSC पे कोई 15-16-17 घंटे का एक स्ट्रेट लेक्चर था पेपर 1 का पूरा। अच्छा, ठीक है, गुड। एंड फॉर 1 स्ट्रेट डे एक दिन में मैं इकट्ठा कंसेक्यूटिव बैठा तकरीबन 15 घंटे। ठीक है, और नोट्स बनाते रहे साथ में? नो नोट्स एट ऑल, मेरे पास टाइम रिवीजन का टाइम ही नहीं था। सिर्फ मैंने उसको कॉन्सेप्ट लिया, मैंने 15-16 घंटे स्ट्रेट बैठ के वो पूरी वीडियो अपने लैपटॉप सामने रखा, और जहां पे मुझे जरूरत पड़ी थी मैं स्क्रीनशॉट्स लेता जा रहा था, ताकि इन केस पेपर से एक दिन पहले मैं एक दफा देख लूंगा कि चीजें क्या थी। सो वो 16 घंटे में मेरा पेपर 1 हो गया। पेपर 2 के लिए अगेन आई ओपन द कोर्स आउटलाइन, और मुझे फील हुआ कि यार दिस इज वेरी कंटेम्प्रेरी। लेकिन कंटेम्प्रेरी ये तब मुझे हेल्प आउट करेगा अगर एक दफा मेरी ना इसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटीज, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और वो चीजें कवर होगी, टर्मिनोलॉजीज। सो व्हाट आई डिड वाज, दिस इज फनी, मैंने 8th की ज्योग्राफी की बुक खोली। अच्छा, और मैंने उसमें से वो सारे कॉन्सेप्ट्स कवर किए इन द मोस्ट इजीएस्ट वे। फिर मैं यूट्यूब पे गया अगेन, UPSC पे, मैंने वो कॉन्सेप्ट्स कवर किए, एंड दैट इज इट। That's all. और उसके अलावा जो मेरी सारी यूरोपियन हिस्ट्री की तैयारी थी, वो आ गई। वो मैंने तकरीबन आई वुड से कि मेरे हर क्वेश्चन के अंदर 2 से 3 नक्शे हैं, और एग्जामिनर डेफिनेटली नक्शों पे आके खत्म हो जाता है उसको। पर उसको जब आप मैप नक्शे तला शफकत ने बनाया हो, जो डक्स ना बनाई हो, तला इज की ड्राइंग काफी बेहतर है। तो आपके टेक अवे ये है दैट डू नॉट गेट टेकन अवे विद दैट तला ने अगर मैप्स बनाया तो हम बनाएंगे। तला ने मैप्स बनाए थे, आप लोग को अगर मैप्स बनाना आते तब बनाएंगे, डक्स मत बना दीजिएगा। सर पेपर 2 में मैंने जब मैप्स बनाए थे, मैंने एंड पे 1-8 मिनट में पेपर देखा, इट वाज वेरी गुड। मतलब क्यों गुड था, क्योंकि मेरी जो CSS की तैयारी थी, अगेन आई एम सेइंग दिस कि CSS की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है ना, बड़ा खूबसूरत पेपर होता है ना, नीट क्लीन, नो कटिंग है, खूबसूरत बनाया हुआ आपका। सर नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है वो, कि वो फ्लॉलेस पेपर होता है। अच्छा जी, अब आते हैं CSS की तरफ। हमें बताइए पेपर सॉल्विंग टेक्निक। ठीक है जी, पहली बात तो वही वाली है, ऐसे वाली कि रेलिवेंट रहना, हिट द बुल्स आए, हेडिंग्स कैसी होंगी, चीजें कैसी होंगी, आपकी स्ट्रेटेजी कैसे है। कोई एक पेपर लीजिए, कोई एक सवाल बताइए और उस पर हमें एलैबोरेट कीजिए, ताकि हम जो है अभी जो एग्जाम आने वाले हैं CSS के इमिनेंट जो वाले एग्जाम है फरवरी 2026 के अंदर, उस पर हम उसको अटेम्प्ट कर सकें। प्लीज। बिल्कुल सर, पेपर अटेम्प्टिंग
इज ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन CSS। बिल्कुल ठीक है। हम मैट्रिक, FSC और हमारा एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर ही ऐसा है जी ऐसे कि आप जितना मर्जी क्वालिटी लिख लें, जी अगर आपने उसको प्रेजेंट अच्छे तरीके से नहीं किया, यू आर ठीक नॉट है। गोइंग टू गेट मार्क्स। ओके ये हमारे एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर का फ्लॉ है, आई वुड से। जी ठीक है। अब उस पर्सपेक्टिव में जब मैं CSS की तैयारी कर रहा था तो आई वाज क्वाइट क्लियर कि यार मैंने कंटेंट की प्रेजेंटेशन पे ना सबसे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है। इसके लिए मैंने मल्टीपल स्ट्रेटजीज की थी। फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं कि राइटिंग करनी कैसे। मैंने आई नेवर यूज्ड अ बॉल पेन। मुझे Okay. CSS में सबसे बड़ा मसला स्टूडेंट्स ये होता है, अभी मैं आजकल बच्चों को देख रहा हूँ तो मुझे सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वो बॉल पेन जी, जी। से पेपर लिख के लाए होते हैं, इतना कोई रफ पेपर वो फील हो रहा होता है। वो So, जो इंक भी उसकी जो अजीब सी होती है, वो डॉट्स लगाए होते हैं बॉल पेन में, उसको अनटाइडी सी लग रही होती है आपकी बिल्कुल। असाइनमेंट जो है। सो मैंने मेरा जो अगेन FSC का पेन था, मैंने वो निकाला, मैंने उसको वो फाउंटेन पेन है वो? फाउंटेन पेन है, जी, बिल्कुल जी। SP10 है। जी। मेरे पास एक और 2 पेन रखे हुए थे, बैकअप ठीक पे है। मैंने एक पेन रखा हुआ था। ठीक है। सो मैंने पेन से लिखा और 2 मार्कर्स रख लिए मैंने 605 के ब्लैक एंड ब्लू ठीक दोनों, है। ठीक है। अब पूरे FSC वाले सर, स्टूडेंट हैं पूरे- आप प्योर FSC जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं ना, उनके नंबर मार्क्स आपको जो है ना, ठीक है। सर उसमें भी मैंने इस दफ़ा CSS में आके, क्योंकि जी, मुझे जी। ब्लैक एंड ब्लू वाला जब मैंने करना था, मुझे उसमें मसला आ रहा था। जी, जी। मैंने वो एक ऐसा मार्कर ढूंढा जिसकी दोनों साइडें थी और मैंने एक पे ब्लैक और एक पे ब्लू करके Okay. 2 हाथ में रखी हुई थी चीज़ें, पेन और मार्कर। ठीक है। अब जब पेपर की बारी आती है ना, तो अगेन जो हमने ऐसे में डिस्कशन की है, दैट इज रेलिवेंट टू एवरी सिंगल पेपर। ओके हिट द बुल्सआई, ठीक है। बी रेलिवेंट। ठीक है। जो कि सबसे ज्यादा बच्चों का मसला ही है कि ठीक वो सवाल कुछ होता है, जवाब कुछ होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, यूरोपियन हिस्ट्री का मैं क्वेश्चन लेता जी हूँ, लीजिए प्लीज। और क्वेश्चन आया हुआ है फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉजेज। ओके ठीक है। अब जब फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉजेज पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो जी। बच्चे का काम है कि उसने डायरेक्टली मैप बता के कॉजेस पे आना है और बताने हैं एक एक करके कॉजेस। ठीक ठीक है। है। स्टूडेंट्स इधर उधर की कहानियां बहुत करते हैं। इंट्रोडक्शन आपका शुड बी रेलेवेंट, शुड गिव द आंसर। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन में पूछा हुआ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, आप आंसर में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, सोशल कॉज लिख दीजिए। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज लिख के दो तीन तीन बता के इंट्रो में आप अपने उसको इंट्रो को क्लोज करें। जी ठीक है। फिर अब इसमें हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे करना। ठीक है। पेपर प्रेजेंटेशन कहाँ पे आती है? फॉर एग्जांपल मैंने अब बोला कि मैंने मैप्स ऐड किए। ठीक है। जैसे ही मेरा इंट्रोडक्शन खत्म होता था कि मैं उसके बाद हिस्ट्री में जनरली जी, ये जी, हिस्ट्री पे जी, एप्लीकेबल जी, होगी जी, बात, जी। मैं उसको अगला हेडर मेरा आता था इन मैप का अच्छा कि यूरोप ऑन द ईव ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। Okay, ठीक ठीक है, है। उस पे मैं पूरे यूरोप का एक यानी कि हम बताते हैं इस तरह है, देखिए पहला आपका टेक अवे ये भी, ताकि बच्चों के लिए आसानी हो जाए, कि हिट द बॉल्स आए, डायरेक्टली स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल। अगर उसने पूछा, मैं थोड़ा और क्वेश्चन थोड़ा चेंज करता हूं कि डज टू नेशन थ्योरी एग्जिस्ट आफ्टर द फॉल ऑफ ढाका, तो अब टू नेशन थ्योरी नहीं बतानी, ये बतानी है कि डज इट एग्जिस्ट और नॉट। एंड द आंसर कैन बी यस और नो। यस और नो। ठीक है, That is up to you. यहां से स्टार्ट कर लिया हमने। कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन आई, तो आपने पहले उसका इंट्रो बताया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में ये मैप था, उसमें ये चीजें चल रही थी फ्रांस के अंदर, और उसकी कॉजेज सोशल पॉलिटिकल, ये जो है ना हमारी पैराग्राफ में हमने लिख दिया। अब हेडिंग देने लगे हैं ऐसे, ये ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा ठीक है, आगे चलिए फिर। नेक्स्ट हेडर मेरा होता था कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। Okay, ठीक इसके है। अलावा कुछ भी मैं एक्स्ट्रा चीजें नहीं लिखता था। बिल्कुल ठीक है। फिर उसको मैं डिवाइड कर लेता था, जितनी भी चाहिए। पॉलिटिकल, जी, जी। इकोनॉमिक, सोशल, उसमें 5-5, 6-6 हेडर्स दे के आप ठीक उसमें। है। अब नंबर मार्क्स लेने की स्ट्रेटेजी डिफरेंट है। ठीक है। मार्क्स लेने के लिए आपको मल्टीपल चीजें करनी पड़ती हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल आप मैप्स ऐड करें, आप फ्लो चार्ट्स ऐड करें, आप Okay. कोटेशंस ऐड करें। ठीक है। ठीक है, सिर्फ आप अच्छा, बड़े मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा। एक तो मसला है कि जो फ्लो चार्ट्स होते हैं, जब मैं एज एन चेक करता हूँ, मुझे बड़ा मसला यहाँ पे आता है। आपके तो फ्लो चार्ट्स ना वो बिल्कुल फ्लो, एक उनका नेचुरल फ्लो होता है। अब एक सर्कल बना दिया, उसके 5-6 उसके एरोज बना दिए, वो मैं उसको मेरा गर्दन घुमा रहे हैं। व्हाट काइंड ऑफ फ्लो चार्ट्स? आई मीन, आपको लगता नहीं है कि फ्लो चार्ट्स जब हम बात करते हैं तो वो कैंडिडेट क्या करते हैं, वो उसको भर देता है उससे। तो वो क्लैरिटी ऑफ फ्लो चार्ट्स भी तो होनी चाहिए ना उसके अंदर। सर बहुत जरूरी है। ऐसे ही है ना? फ्लो चार्ट्स सिर्फ फॉर द सेक ऑफ फ्लो चार्ट्स नहीं होने जी, चाहिए। जी, जी। फ्लो चार्ट्स हम ऐड क्यों करते हैं? जी उसका एक सिंपल सा पर्पस है कि हमने जो एक 15-20 लाइनें लिख के बात समझानी है, बिल्कुल ठीक है। हम उसको 3 से 4 फ्लो चार्ट के बॉक्सेस ठीक है। में हम उसको बात जी, समझाएंगे। टेबल बना के, टेबल खूबसूरत बना के चीजें एग्जैक्टली। करके, सो बिल्कुल। अगर आप उसको और मुश्किल बना रहे हैं, जी। पैराग्राफ से भी ज्यादा मुश्किल बना रहे हैं जी, कि जी। आपने एक बीच में कोई चीज लिख के हर 6-7-8 जगह पे जी। उसकी चीजें छोड़ी हुई हैं, तो वो तो रीडेबल नहीं है। वो हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर बना देते हैं, उसके ऊपर जो है ना वो हरकुलिस वाला जो है, और उसके अंदर देख रहे होते हैं कि किस तरह बनाया है। सो अच्छा, बिल्कुल ठीक आपने बिल्कुल पर्टिनेंट बात की है कि आपका फ्लो चार्ट शुड बी वेरी प्रिसाइज, Yes. शुड बी क्रिस्प, And- शुड बी रीडेबल। एंड रीडेबल और इजी टू अंडरस्टैंड फॉर द एग्जामिनर। Easy to understand. करना चाहिए एग्जामिनर को। अब कोटेशंस की आपने बात की, कोटेशंस कहाँ से लें, कैसी लें? कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अपने कोटेशन बना के लिख दो, फ्रॉडी लगा दो। तो मैं तो आई पर्सनली डू नॉट बिलीव इन दैट। कोटेशंस कैसे याद की, कहाँ से ली? यूरोपियन की मिसाल दे दीजिए। सर अब कोटेशंस के लिए यू हैव टू वर्क हार्ड। Okay, ठीक मतलब अब सोशल साइंसेज है, CSS में जनरली मोस्टली स्टूडेंट्स की सोशल साइंसेज होती जी। हैं,
और सोशल साइंसेज में आपको आउट ऑफ द वे जाके काम करने पड़ते हैं। True, सोशल true. साइंसेज आपको वैसे 2+2=4 लिख के मार्क्स नहीं देती। जी ऐसे ही है। अब मेरा कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसकी मेरी कोटेशन बुक नहीं बनी हुई। अच्छा, मे इट बी okay. पॉलिटिकल साइंस, मे इट बी जेंडर स्टडीज, क्रिमिनोलॉजी, यूरोपियन। बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी इसके लिए एक्स्ट्रा। सर बिल्कुल करनी पड़ती है, एंड आई टुक 1 कंप्लीट ईयर फॉर दिस थिंग। Okay, मैंने okay. एग्जैक्टली दिस इज माय पॉइंट, जो कि मुझे जी। लगता है कि सीएसएस में ये समझने की जरूरत है कि जो आपने अगर एक दफा तैयारी करनी है, इट इज बेटर कि आप एक ही दफा करें। तो देखिए ना, अब आप ये बता रहे हैं ना कि कोटेशन आपने वो जो बुक बनाई हुई है चीजें, तो आपको साल लगा। अगर कोई मुझे आके कहे कि 4 महीने में मैंने कोटेशन बुक भी बना ली, ये तो वो पॉसिबल नहीं होता ना। वो जो Sir, it is not seems. possible. हाँ। It is not possible. तो आपने कोटेशन बुक्स बनाई और उसको फिर मेमोराइज किया। बार बार रीड करना पड़ता है, बार 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 रीड करना। कोटेशन बुक आप जैसे बना ठीक रहे होते हैं, मैं उनको लिखता था। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने जाके रेफरेंस बुक्स खोली, उनमें से कोटेशन बुक्स उठाई, यूरोपियन हिस्ट्री के लिए, बिल्कुल ऐसे ही है। इन बुक से जाके मैंने कोटेशंस उठाई, फिर मैंने रिसोर्सेज जाके ऑनलाइन रिसोर्सेज देखे, वहां से कोटेशंस उठाई। सो कोटेशंस आपको लिखनी भी पड़ती हैं, याद भी करनी पड़ती हैं, बार बार रिवाइज भी करनी पड़ती हैं। सिमिलरली आपने रेफरेंसेस देने होते हैं। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल क्रिमिनोलॉजी की बात करता हूँ, क्रिमिनोलॉजी में अगर आप पेपर कर रहे हैं और आप क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं, आप रेलेवेंट सीआरपीसी के सेक्शंस नहीं डिस्कस कर रहे। अब इस दफा मेरा क्रिमिनोलॉजी का पूरे सीएसएस में टॉप है, 75 है मेरा, जबकि सब्जेक्ट लो स्कोरिंग सब्जेक्ट था, वेरी लो स्कोरिंग सब्जेक्ट था। उसकी रीजन जब मैं सोचता हूँ रेट्रोस्पेक्शन में, मैं सोचता हूँ तो मैंने पूरा क्रिमिनोलॉजी के पेपर में 2 पेजेस का एक पूरा फ्लो चार्ट बनाया हुआ था विद सेक्शन, विद कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो कैसे रही है। सो इस तरह नंबर आते हैं, अदरवाइज नंबर नहीं आते। आप जब एक बिल्कुल नॉर्मल पेपर उसको दे के आते हो जिसमें रेफरेंसेस नहीं होते, जिसमें आपने रेलेवेंट लॉज नहीं डिस्कस किए, रेलेवेंट सेक्शंस डिस्कस नहीं किए, रेलेवेंट कोटेशंस नहीं दी, रेलेवेंट थिंकर्स की बात नहीं की, राइटर्स की बात नहीं की, तो आपका पेपर डिफरेंशिएट नहीं करता। अगेन सीएसएस में आपने 1-1, 2-2 नंबर की जंग करनी होती है, जिसके लिए आपको आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द बॉक्स जाके एक एक्स्ट्रा माइल कवर करना पड़ता है। अच्छा, अभी आप कोटेशन की एक और बात, लोग कहते हैं, जिनसे मैं एग्री नहीं करता, कि आपको जो है ना कोटेशन जो है ना, वो कोटेशन याद कर ली, तैमूर ने कोटेशन याद कर ली, अब तैमूर क्या करेगा, अपने पैराग्राफ को कोटेशन के मुताबिक बोल्ड कर लेगा। हालांकि होना क्या चाहिए था, नेचुरल फ्लो के अंदर कोटेशन आनी चाहिए थी। आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? सर मेरी स्ट्रेटेजी इस पे बहुत क्लियर थी कि मैंने इररेलेवेंट कोटेशंस नहीं डालनी। यस, जबरदस्ती इसको अंदर नहीं डालना, वन लाइनर है कि इसमें मैंने इररेलेवेंट कोटेशंस कभी नहीं डालनी। ठीक है। अब एवरेज लेंथ की बात करते हैं, प्रैक्टिस की बात करते हैं। ये प्रैक्टिस किए हुए आपने यौम जीवन सेशन, प्रैक्टिस कितनी जरूरी थी और कितनी एवरेज लेंथ रही आपकी जो है ना सीएसएच के अंदर, पीएमएस के ऑप्शनल्स के अंदर, क्योंकि ऑप्शनल में 5 सवाल करने होते हैं ना, उसमें आपकी एवरेज लेंथ कितनी रही पेजेस की? जो है सर अगेन इसमें प्रैक्टिस पे आई वुड से कि दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन सीएसएस। आप जितनी मर्जी तैयारी कर लें जी, जब आप पहला मॉक लिखते हैं आपको रियलाइज होता है कि आपको कुछ नहीं आता। ट्रू, ऐसे ही। आप 20 मॉक्स लिखते हैं, आपको लगता है कि कुछ नहीं भी आता, सब कुछ आता है। ठीक है, सो सीएसएस की तैयारी है ऐसी। अब जैसे मैंने अगस्त में लिखना शुरू किया था, सो अगस्त से दिसंबर तक जब मैं लिखता रहा था तो मेरी राइटिंग स्पीड बहुत ज्यादा थी, मेरी शीट्स बहुत ज्यादा थी, मतलब 10 इजीली मेरा टच हो जाता था, इजीली टच हो जाता था। उसमें अब सिंपल, अब जैसे पीएमएस की हम बात करते हैं इसमें, क्योंकि पीएमएस में थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट होता है कि पीएमएस में 5 क्वेश्चन हो जाते हैं। उसके लिए मैंने आई वाज क्वाइट क्लियर इन माय माइंड, मुझे पता था कि यार 40 शीट्स आ रही हैं, ठीक है। मैंने अपनी जो आई होती थी डेट शीट, उसके ऊपर रोल नंबर स्लिप के ऊपर लिखा हुआ था 1 to 8 दिस, 9 to 8, जैसी मेरे पास सीट आती थी मैं जाके पेपर के ऊपर मार्क कर लेता था कि इधर क्वेश्चन खत्म करना है। अच्छा, उसकी रीजन ये होती थी कि मुझे पता था कि यार 40 शीट्स आप 3 घंटे में लिख लेते हो, ठीक है। 2-3 एक्स्ट्रा पेजेस लिखने के लिए ना आप एक क्वेश्चन खराब करोगे, ठीक है। सो मेरा 8 into 5, ठीक है, 8 into 5 प्रिसाइजली मेरी 40 की 40 शीट्स यूज होती है। मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा। देखिए, तलहा शफकत की स्ट्रेटेजी जो है वो टॉपर रहे, उनका माइंडसेट देखिए, यानी कि इट्स अ वेरी, यानी कि इट्स अ लेसन फॉर मैनी, कि उन्होंने जब डेट शीट आई तो उनको पता था कि इतने, इनको पता था 40 शीट्स आएंगी, तो जो ही पेपर आता तो इनको पता था कि 1 to 8, 1 to 8, 8 to 16, इन्होंने पूरी की पूरी इन्होंने मार्किंग कर ली और इनको कोई दिक्कत नहीं हुई। ये होती है प्लानिंग, इतने अलर्टनेस ऑफ माइंड कि एक आम आदमी जो है वो डिफरेंशिएट कैसे करेगा, अपने आप को आउटशाइन कैसे कर लेता है तमाम क्राउड से। आम आदमी, जो कॉमन मैन, मैंगो मैन और एक आउटलायर के अंदर यही डिफरेंस है। ये एक इंतहाई शायद आम सी बात हो, लेकिन ये इतनी खास बात है, ये इतनी डिफरेंट बात है कि आपको लगा होगा कि यार कैंडिडेट उसने दिमाग में डाला, ठीक है, वो साइंटिफिकली किया, तो आपकी वो इंजीनियरिंग वाली जो पढ़ाई थी वो आपकी कामयाब हो। सर ये जरूरी भी है पीएमएस में, स्पेशली पीएमएस में जरूरी है। उसकी रीजन ये है कि पीएमएस में आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है, 5 क्वेश्चंस करने होते हैं,
और एक्स्ट्रा शीट लेने में 1 से 2 मिनट वैसे ज़ाया हो जाते हैं। ठीक है, So I यानी कि was- आपने इतना कैलकुलेटिव है कि आप 1 मिनट भी ज़ाया करना नहीं चाहते। सर टाइम था ही नहीं, पीएमएस ठीक है। में इस चीज़ का टाइम ही नहीं होता, तो आई वाज क्लियर कि मैंने 40 शीट्स के ऊपर अपना पेपर को रैप अप करना है। पहले यहाँ पे मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूंगा यहाँ पे, देखिए कि आप जो जा रहे हैं ज्योग्राफी के लिए, आप साइंटिफिक हैं यार, हफ्ता मिलेगा, मेरी पॉलिटिकल साइंस पंजाबी तैयार है, मैं हफ्ते में ज्योग्राफी तैयार करूंगा, यूपीएससी की वीडियो देख रहा हूँ, चीजें तैयार कर रहा हूँ, और फिर यानी कि आप इतने साइंटिफिक वे में तैयारी, इतनी स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं कि आपको पता ही नहीं है, और पेपर में जाकर तला के दिमाग में ये नहीं आ रहा कि मेरी तो यार 1 हफ्ते की तैयारी है। तला बिहेव ऐसे कर रहे हैं और दिखाए से रहे हैं कि मैं एम द बेस्ट वॉरियर, मैं तो बेस्ट सोल्जर हूं भाई, मैं तो हूं ही नहीं, मैं आम आदमी हूं ही नहीं, आई एम एन आउटलायर। तो वो आपने उसके अंदर प्रूव कर दिया। सर फियरलेसनेस, ऐसे कॉन्फिडेंस, इंटरव्यू वाली स्ट्रेटेजी उड़ा के रख दे, वो आते हैं उसके ऊपर। अच्छा, अब आते हैं जी हम इस्लामियात के ऊपर। बड़ी ह्यूमन ट्राइब, बच्चे बहुत डरे हुए हैं, स्टूडेंट्स एस्पायरेंट्स बहुत डरे हुए हैं कि पीएमएस सीएसएस के अंदर फेल हो गया, उसकी कुछ कुदरत से भी फेल हो गए, बड़े अच्छे स्टूडेंट से। जनरली इस्लामियात आपने दोनों पास की, इंग्लिश में थे उर्दू में थे? सर इंग्लिश में था। क्या स्ट्रेटेजी थी? सर अगेन सेम वही स्ट्रेटजी थी कि पहले एक दफ़ा कोर्स कवर किया, ठीक है। सेकेंड थिंग वाज कि मैंने अपनी बुक बनाई प्रॉपर आयात की और अहादीस की। मेरी अभी तक एक 40-50 पेजेस की बुक बनी हुई है। ठीक है। स्टूडेंट्स का मसला ये आता है, अभी जो है ना, अभी वीडियो के नीचे आ जाएंगे लोगों की वीडियो, हमें बुक दे, ठीक है। आई वुड नॉट गिव इट क्योंकि यही मसला है कि स्टूडेंट्स को चाहिए होते हैं बने बनाए नोट्स। बने बनाए नोट्स, बनी बनाई बुक्स आपको कभी हेल्प आउट नहीं करती। बहुत इंपॉर्टेंट बात की आपने, मेरे को नोट्स दे दे, नोट्स दे दे। नोट्स तो आपको चाहिए ही नहीं होते ना, आपके नोट्स वही होते हैं जो आपने बनाए, जो तला ने इतनी सारी चीजें पढ़ी, वहां से तला के माइंड में, देखिए नोट्स 20% नजर आ रहे हैं, टिप ऑफ द आइसबर्ग है, 80% तला के माइंड में है, जो उसने रीडिंग कर ली, उसकी पैसिव मेमोरी में आ गई और बाद में एक्टिव मेमोरी में आ जाएंगी। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, एंड आई अप्रिशिएट दैट। हम नोट्स नहीं देंगे आप, वाई? क्योंकि आप उनको नोट्स बताना सिखा सकते हैं, बनाना कैसे बनाने हैं, लेकिन देना जो है, इट्स लाइक गिविंग देम फिश। बिल्कुल ऐसे, सो वी विल टेल देम हाउ टू फिश। और सर बिल्कुल, अब इस्लामियत जैसे अभी रिसेंटली जो हुआ है इस्लामियत के साथ, सो उसकी रीज़न भी यही है कि स्टूडेंट्स क्रैम करके जा रहे हैं चीज़ें, और स्टूडेंट्स की एनालिटिकल एबिलिटी नहीं है। जीरो। इसमें करना क्या, मैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर इस्लामियत की अपनी स्ट्रेटजी बताऊं, तो मैंने कुरान.com अगेन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उधर कुरान पे आप जाके उसको ओपन करें, आपको पता हो कौन सी आयात आपने लिखनी है। मैंने प्रॉपर आयात विद उनकी ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन मैंने 2-3 रखी हुई थी, क्योंकि जनरली इंग्लिश की ट्रांसलेशन बहुत मुश्किल कंसिडर की जाती है। सो 2-3 मैंने उनकी ट्रांसलेशंस देख के मुझे जो इजी लगती थी, मैं वो अपनी खुद उसकी लिख लेता था, ताकि मुझे बाद में जाके जगह जगह ढूंढना ना पड़े। सो एक प्रॉपर मेरा जो पूरा रेफरेंस बुक था वो बनी हुई थी, जिसको मैंने क्वेश्चन वाइज तैयार नहीं किया था, ठीक है, जिसको मैंने बस अब्सॉर्ब कर लिया था कि जहां पे मुझे क्वेश्चन में जहां जरूरत पड़ेगी मैं उसको फिट इन कर दूंगा। और यही एग्जैक्टली स्ट्रेटजी स्टूडेंट्स को इस्लामियत पे अप्लाई करने की जरूरत है कि आप क्वेश्चन तैयार करके नहीं जा सकते, आप इस्लामियत तैयार करके जाएं, आप इस्लामियत तैयार करके जाएं। आप अपनी, अगर आप ज़कात तैयार करके जा रहे हैं और वो पेपर में आपसे कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ पूछ रहा है, तो आप ज़कात नहीं लिखेंगे, और हम क्या करते हैं, मसाला ज़कात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मसाला ज़कात लिखना शुरू करते हैं। एग्जैक्टली, और इस वजह से एग्जामिनर फेल कर देता है। आपने ज़कात का जवाब नहीं देना, आपने कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ पे आंसर लिखना है। सो ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि आप क्रैम करके सीएसएस में, इनफैक्ट ये 12 के 12 सब्जेक्ट्स पे ऐसे एप्लीकेबल है कि आप जो चीज़ तैयार करके गए हैं वो आपकी पेपर पे रेप्लिकेट नहीं होनी, पेपर पे आपने कहीं से चेरी पिकिंग कर करके चीज़ें ऐड करके उसको पेपर बना के देना होता है। सो दिस इज द स्ट्रेटजी। अब आते हैं जी हम, तला का मुझे मैसेज आता है, पीएमएस का जो है ना इंटरव्यू होता है, एक मैसेज आता है, सर उड़ा के रख दिया पीएमएस, कैसे ही है? तो कैसे उड़ा के रख दिया आपने? कॉन्फिडेंस, मुझे बाहर निकल कॉन्फिडेंस था, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, वी वुड लाइक टू लिसन टू दैट, कैसे उड़ा के रख दिया? सर इंटरव्यू की तैयारी का आपको आइडिया है कि हम कॉन्टिन्यूसली डेली तैयारी किस तरह कर रहे थे? जी, ऐसे हम आते थे, हम यहाँ पे 4-5-6 लोग होते थे, पूरा दिन हम बोलते रहते थे, एक दूसरे से इंटरव्यूज करते रहते थे। इवन देयर वर डेज के मैंने एक दिन में 11 बजे से लेकर 7 बजे तक पूरा यूरोपियन हिस्ट्री सामने 4-5 बंदे बिठा के पढ़ाया। ओके। और हम हमारी डेली की एक्टिविटी, बिल्कुल ठीक है। सो वो जो बोलने वाला डर था ना, वो खत्म हो चुका था। और देखिए अब द वे वी स्पीक, इट इज स्पीकिंग फ्रॉम आवर लंग्स, ऐसे ही, इट इज नॉट हाउ यू आर सेइंग। आपकी जो है जितना ट्रांसफॉर्मेशन आपने की इतनी जल्दी की, तो वो जरा बताइए कॉन्फिडेंस कैसे लेके आए आप जो है? सर कॉन्फिडेंस के लिए अगेन फैमिली, बिल्कुल ठीक है,
बहुत ज़्यादा वहाँ से आप जब अच्छी आपकी डिस्कशंस हो रही होती हैं बिल्कुल फैमिली ठीक में, है। आप प्रोडक्टिव डिस्कशंस कर रहे होते हैं, तो वो आपके पार्ट ऑफ योर लाइफ ठीक होता है, है। ठीक है। फिर जब हम यहाँ इंटरव्यू में तैयारी कर रहे थे, हम बिल्कुल। रुकते नहीं थे, हम थकते नहीं थे, हम बोलते रहते थे, हम एक दूसरे को इतना ग्रिल और करते थे, कंप्लेन भी नहीं करते थे। कंप्लेन भी नहीं करते थे। हमें जहाँ पे जगह, हमें बस जगह चाहिए होती जी, थी ऐसे ही, कि ऐसे हमें ही। कोई जगह मिले, हम एक दूसरे का बिल्कुल, इंटरव्यू करना शुरू कर बिल्कुल दें। ऐसे ही। सो हम इतने इंटरव्यूज कर चुके थे, मतलब अभी मैं परसों ही देख रहा था कि मेरे 68 1-on-1 रिकॉर्डेड इंटरव्यूज हैं हर जी, जगह जी, जा जी, जा जी, 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 मुझे पता, ठीक है। सो उसके मतलब 75 इंटरव्यूज मैंने बैठ के दिए हुए हैं बैठ के एक दिए। पैनल को। और वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये भी बता, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। और इतने ज्यादा इन्होंने तैयारी की, जो है ना, वो किस तरह बोलना, और एंड में जो स्माइल चेहरे पे आ जाती है। अब देखें, ही स्माइलिंग थ्रू आउट। आपको कैमरे के सामने बोलना, रिकॉर्डिंग में या लाइव जाते हुए, इट टेक्स गट्स टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ कैमरा या पैनल के सामने और स्माइल कीप करना, दैट इज द रियल रेसिपी। आप एक्सपीरियंस, रियल एक्सपीरियंस बताइए, क्या हुआ था, कैसे, थोड़ा सा उसको ब्रीफ करके बताइए, इंटरव्यू के अंदर क्या हुआ आपके पीएमएस के अंदर। सो सर, पीएमएस के इंटरव्यू के साथ मेरा सीएसएस बिल्कुल पैरेलल में थे जी। 22 जुलाई को मेरा सीएसएस का इंटरव्यू जी। था और 24 को मेरा पीएमएस का PMS का इंटरव्यू interview था। था। अब जब मेरा सीएसएस का इंटरव्यू था, आई न्यू कि ये इट वेंट वेरी गुड। यस। और पीएमएस, लेकिन सीएसएस का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आपको कभी कुछ नहीं पता होता है, इट जी। इज अनसर्टन, आपको ग्रुप्स नहीं पता होते। जी, ऐसे ही। सो मैंने हम आके डिस्कशन ठीक किया, है। आपने कहा कमाल हो गया, बेहतरीन है। Yes. आई वाज वेरी हैप्पी यस, इंटरव्यू के बाद। वेरी हैप्पी, यस। सो बीच में एक दिन का गैप था, आपने मुझे फिर जाते हुए भी कहा भी था कि आप कल कुछ नहीं करना, परसों सिर्फ जाके इंटरव्यू दे आना। जी, ऐसे ही है, बिल्कुल सो ऐसे ही है। 24 को जब पीएमएस का इंटरव्यू था, तो आई जस्ट वेंट विदाउट एनीथिंग इन माय माइंड। ठीक है। मतलब मुझे था कि यार ये तो मैं वैसे ही देने आ गया ठीक है। हूँ। वो कहीं ना कहीं मेंटली फीलिंग थी कि यार इट्स डन। ठीक है। सो 24 को जब आई वाज लेट इंटरव्यू के लिए, आई अच्छा। रीच देयर 9:30, रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे था बुरी और मुझे बात। कोई डर नहीं था। और मतलब डर खत्म हो चुका होता है, अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं जान के गया था, बारिश हो गई थी, जी, कनाल जी, ब्लॉक जी, हो जी, जाती। जी, जी। सो जब मैं वहाँ इंटरव्यू में गया, उनने कंप्लीटली वो एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे थे। अब दे वर एक्सपेक्टिंग कि 24 साल का कोई बच्चा आ रहा है, ये बेबी सा होगा कि ठीक ये है। इसको हम 2 मिनट में ज़ेर कर लेंगे। ज़ेर कर लेंगे, बट ठीक है। ऐसा कुछ हुआ नहीं। अच्छा। उनके सामने जब मैं जाके बैठा, आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग मेंटली, Way too confident. वेरी स्ट्रॉन्ग। मतलब मैं Yes. मेंटली आई वाज वेरी स्ट्रॉन्ग उस टाइम पे ना। साइकोलॉजिकली मेरी वो सीएसएस के इंटरव्यू से थिंग्स वर यानी डिफरेंट। कि जब आप बैठे हुए थे और आपके माइंड में चल रहा था दैट यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन एवर यहाँ पे सिटिंग, और इस रूम के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन आप हैं, दे आर नॉट। मतलब आई वाज नॉट ट्राइंग टू डोमिनेट देम, बट आई वाज ट्राइंग टू शो माई सेल्फ कि ठीक है। आई एम गुड, आई एम अ गुड स्टूडेंट। ठीक ठीक है। है। सो उधर जब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ ठीक है। और पहला क्वेश्चन ही मेरे प्लेग्राउंड पे आ गया, ओके। विच वॉज एनर्जी सेक्टर। मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था। उसके बाद 8 मिनट हम उस पर डिस्कशन करते रहे ठीक है। और मैंने उनको जाके निटी-ग्रिटीज में आईपीपी के कॉन्ट्रैक्ट्स के मसले और इवन मैंने बहुत असर्टिव स्टांसेस भी लिए। ठीक है। फिर जब डिस्कशन शुरू हुई, दे गॉट एन आइडिया कि ये एक अच्छा कैंडिडेट है। ठीक है। और वो बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरव्यू किया था बिल्कुल। पीएमएस का। जी। अल्टीमेटली मुझे स्टिल आज तक याद है कि लास्ट क्वेश्चन चेयरमैन ने, मुझे लगता है कि मुझे एक्सप्रेस करने के लिए किया था, बट वो एक काउंटर जब आपकी तरफ से इतना स्ट्रॉन्ग चला जाए, उन्होंने डियागो गार्सिया पूछ लिया। अच्छा। मतलब जनरली इसका हाँ, नहीं आइडिया होता। जी, जी। और उस पर मैं 1-1.5 मिनट स्ट्रेट बोला। इवन मैंने उनको ये भी बताया कि ये इंडियन ओशन में मालदीव्स जी, के नीचे मालदीव। 2000 किलोमीटर नीचे है। अच्छा, ठीक है, तो ओके, उसके बाद ओके। चेयरमैन वाज लाइक कि ओके, आई एम डन विद यू, यू कैन गो। Okay, तो इसलिए वो चैनल का आपने उड़ा के रख दिया। So that is why you know कि you got 14th position। जी तला डिस्कशन सम अप करते हैं। जनरली एक पैगाम दीजिए कॉम्प्रिहेंसिव सा फ्रॉम पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स और जो है ना तैयारी के हवाले से, जो एक 2-4 लाइनें आप कहना चाहते हैं, प्लीज ओवर टू यू ना। सर आई वुड से कि सीएसएस पीएमएस की जर्नी इज समथिंग जिसमें पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। आपको डेडिकेशन के साथ बैठना पड़ता है, ठीक है। आपको परसेवरेंस शो करनी पड़ती है। देयर आर नो शॉर्टकट्स। हम वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि शॉर्टकट्स नहीं है। 3-4-5 महीने में तुक्का तो लग सकता है, बट एक तैयारी करके आप सर्टेनिटी के साथ नहीं बैठ सकते। ठीक है। सो वन सजेशन दैट आई वुड गिव एवरी कैंडिडेट जी। कि मेहनत करें। ठीक है। आप शॉर्टकट्स ना ढूंढें, आप अच्छे से तैयारी करें, राइटिंग प्रैक्टिस करें, रिटर्न लिखें, इतना लिखें कि आपको एग्जाम डे जाके एक मॉक लगे, ना कि एग्जाम डे लगे। सो ये जो चीज़ें हैं, ये आई थिंक आर मिसिंग। और फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि थोड़ा सा अपने आप को, अपनी तैयारी को स्ट्रेटेजाइज किया करें। लोगों से कम पूछा करें, खुद स्ट्रेटेजी ज़्यादा बनानी चाहिए कि मैं अपनी पर्सनैलिटी के लिहाज से कि हाउ एम आई गोइंग टू डू इट। मैं, मेरे केस में, मैं एम नॉट अ वेरी बुकिश पर्सन। मैं बुक्स को अवॉइड करता हूँ। मैंने ऑनलाइन रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा यूज़ किया। ठीक है। सो अपनी तैयारी को अपने लिहाज से स्ट्रेटेजाइज करें और थोड़ा सा डिटर्मिनेशन के साथ जेंजी के मुताबिक तैयारी करें। जेंजी के लिहाज से करें, बिल्कुल जिस तरह आपकी पर्सनैलिटी को सूट करता है। बैठ के, टाइम दे के, मेहनत करके, पेशेंस आपके लिए सीएसएस की जर्नी का सबसे बड़ा लेसन है कि यू आर नॉट गोइंग टू गेट इट ओवरनाइट। ये तला शफकत थे
यहाँ पर मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा रैप अप करने के लिए। कुछ दिन पहले एमडी कैट का टेस्ट हुआ, तो मैं देखकर सोशल मीडिया पे हैरान रह गया कि लोग कह रहे थे कि इनमें से 90% लोग जो है ना अभी नाकाम हो जाएंगे और 10% जो लोग हैं वो बाद में नाकाम हो जाएंगे। इतनी नेगेटिविटी। ई कैट का टेस्ट होगा, आप इंजीनियर बनेंगे, जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है जी। सीएसएस पीएमएस का होगा, यार ये क्या करेंगे आगे, मुल्क को ये करेंगे वो करेंगे, यानी वो आपको कुछ करने नहीं देना चाहते। आपके साथ वाले जो हैं, जो लोग बैठे हुए हैं, ये वो लोग होंगे जो ना डॉक्टर बन सके, ना इंजीनियर बन सके, ना सिविल सर्वेंट बन सके। और अगर डॉक्टर, इंजीनियर या सिविल सर्वेंट बन गए तो फिर जाकर बुराइयां कर रहे हैं तो उनको कहिए कि पहले डॉक्टरी छोड़ दें, इंजीनियरिंग छोड़ दें और सिविल सर्विस को छोड़ के फिर क्रीबिंग करें, तो फिर हम की बात मानेंगे। आपके सामने बैठे हुए तला शफकत, ही क्वालिफाइड, ही इज बीन टॉपर इन मैट्रिक, एफएससी, ग्रेजुएशन के अंदर। उसके बाद उन्होंने इंजीनियरिंग की और उनके बाद उन्होंने सीएसएस किया, पीएस में आए, पीएमएस किया, 14th पोजीशन आई। ही इज स्माइलिंग और ये कह रहे हैं कि मेहनत कीजिए, कंसिस्टेंट रहिए, इंजीनियर भी बनिए, सिविल सर्वेंट, जो दिल करता है बनिए यार। जिंदगी के अंदर सुकून कीजिए जिंदगी में। लोग आपको जीने नहीं देंगे। लोग, आप कहीं पर भी चले जाएंगे वो कहेंगे चांद पर चला गया था, असल मजा तो जमीन के अंदर था। जमीन पर रहेंगे कहेंगे तो चांद पर जाने की बातें करेंगे। इसके साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।